बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। नाजरीन, सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं आपको। मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद और मैं हूं अजीम राना। हमारी को होस्ट शहरबानो आवान चंद दिन की रुखसत पर हैं, इसलिए माहम जाहिद हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो आप लोग भी ये देख रहे होंगे कुछ तब्दीली हुई हमारे इस प्रोग्राम में। तो नहीं, आपको ये तब्दीली कितनी अच्छी लग रही है को होस्ट अपनी चेंज होती देख के? देखें जी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम सुबह इतना बड़ा मैंने आपको झटका दिया है। आप सरप्राइज हुए या खुश हुए? नहीं, हैरान है या परेशान है? एक अच्छी और एक प्लेजेंट खबर थी और मुझे इतलात मिल चुकी थी पहले। आपको इतलात मिल चुकी थी? हमारे नाजरीन के लिए एक डेफिनेटली सरप्राइज होगा। ये सरप्राइज है कि एक वीक के लिए जो है इस शो की जो होस्ट है वो रुखसत पर है। तो ये खिदमात मेरे सर आई थी और मैंने सोचा कि इस शो को रौनक बख्शी जाए। आपने तो ये कहा नहीं, चले मैं ही कह लेती हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और आपके साथ को होस्ट करूँ। ये वैसे मेरे लिए भी एजाज की बात है। मेरे लिए भी ऑनेस्ट बात है। आप हमें ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी क्योंकि ड्यूटी होती है इवनिंग की, तो सुबह में उठकर जरा डिफरेंस ये आया कि लेकिन सुबह की ब्लेसिंग्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी होती हैं। उसके अलावा भी सुबह उठना वैसे अच्छा है। आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, एक्टिव फील हो रहा है। कुछ दिन तक हम इतना स्पॉइल कर देंगे कि आप मॉर्निंग पर्सन हो जाएंगे, फिर आप मॉर्निंग पर्सन हो जाएंगे, फिर शाम। वैसे आई थिंक मेरे लिए ये अच्छी बात है। मैं ये चाहती हूँ कि ना एक रूटीन में आ जाए इंसान। सुबह जब उठता है ना तो आप बहुत फ्रेश होते हैं, माइंड एक्टिव होता है, पूरा दिन आपके पास होता है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें। वो तो कहते भी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वाइज तो हम हो चुके हैं, बाकी हेल्दी भी हम हैं, होना चाहिए। वेल्दी हम लोग होने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्दी भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, जैसे मुल्क के हालात है वैसे लगता नहीं है पर इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही डिफरेंट भी है जो कि अजीम आप वैसे ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। क्यों लग रही है ये स्टोरी? मुझे डिफरेंट इसलिए लग रही है कि यूजुअली खवातीन भागती हैं मर्दों से, बीवियां बड़ी उकताई होती हैं कि बस मैं नहीं। ये इस खबर का यूनिक फैक्टर है। बिल्कुल जी, एक साहब भाग गए अपनी बीवी को छोड़ के। और खबर है जी हमारे हमसाया मुल्क भारत की, बेंगलुरु वहाँ का जो शहर है, वहाँ पर बीवी के जुल्म और तशद्दुद से खामद घर छोड़कर भाग गए नाजरीन। और जब पुलिस को इतला दी गई, पुलिस के मुताबिक जनाब जो तफसीलात सामने आई वो ये कि चंद दिन पहले बीवी ने अपने खामद के अगवा होने की एक FIR दर्ज करवाई थी। लेकिन जब पुलिस ने उस शख्स को ट्रेस किया, पकड़ा, उसे घर भेजने की कोशिश की, घर लेकर जा रहे थे, तो वो साहब जो थे वो मना कर रहे थे, जी मैं घर नहीं जाऊँगा। और उन्होंने जब पुलिस वालों को अपना हाल बताया, बयान रिकॉर्ड करवाया, तो पुलिस वाले भी दुखी हो गए। वो भी दुखी हो गए जनाब। वो साहब कहते हैं जी मेरी बीवी जो थे वो एक डाइवोर्सी थी, जिनसे मैंने शादी की। उनकी 12 साल की बेटी थी, मैं तब कुंवारा था। मैंने उनका एहसास किया, उनका सहारा बनने की कोशिश की, उनसे शादी की, लेकिन अब वो हरासा करती है जी, अब वो मारती है। हरासा कैसे करती है? अब ये भी तो देखे ना, वो कहता है कि एक दाना चावल का मेरे से गिर जाए तो मुझे वैसे ये अच्छी बात है। वैसे इस पे अगर वो एतराज करती हैं, रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए। अगर रिस्क आप जाया कर रहे हैं तो इस पे तो एतराज बनता है, लेकिन हाँ, मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देते। एतराज और हरासा करने में बहुत फर्क है। वो मुझे लग रहा है वो साहब इतने तंग है, वो कहते हैं कि हल्का सा को खाना मेरी प्लेट से नीचे गिर जाए, मैं किसी दोस्त यार के साथ बाहर चाय पीने कॉफी पीने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दूं तो इंसल्ट नहीं। वैसे अकेले क्यों जाना है? जब आप शौहर होते हैं, बीवी होती है आपकी, तो आपको वैसे नहीं जाना चाहिए। बतौर कपल जाना चाहिए। बतौर कपल जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है ना कि वो जा रहे हो अपने दोस्त यारों के साथ, कभी इंसान को जरा मी टाइम भी चाहिए होता है, तो वो अपना मी टाइम एंजॉय करना चाह रहे होंगे, वो उनको नहीं एंजॉय करने देते। चलें, होप सो कि उनको वो मी टाइम मिले और ये मसला उनका सॉर्ट आउट हो जाए। ये तो हमने हालात जान लिए भारत के, मौसम के हालात जान लेते हैं कि हमारे मुल्क में मौसम के हवाले से बात करते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि जी बेशतर इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल जारी है। कई शहरों में तूफानी बारिशों ने जल थल कर दिया है। सिंध और पंजाब के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। नाजरीन, शहर कायद की जब हम बिलखसूस बात करते हैं, वहाँ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के बाद जो है वो कराची में बारिश बरसने वाला सिस्टम जो है वो मौजूद रहेगा। और पंजाब में साहिवाल पाकपतन में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। और इसके अलावा बात करें अगर हम खैरपुर डहा की, तो उसके करीब उच के नाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और पानी की सतह में इजाफे के बाद दरियाए सिंध के तमाम बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल है। वैसे माम, आप भी जब सुबह सवेरे दफ्तर आ रही होंगी, अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो ये नोटिस किया आते हुए
कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी और कुछ जगहों पे पानी भी जमा था। लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि जो 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी उसका पानी अभी तक स्टिल है, तो निकासी आपके भी इंतजाम जो हैं वो कुछ खातिर खैर इतने अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से खैर हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल भी जानेंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदगान भी हैं और कराची से नाजिश और लाहौर से दुआ शकील हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद से समन ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले लाहौर के मौसम की बात कर लेते हैं कि क्या हमारे आज सूरत हाल रहेगी मौसम की। तो बताइएगा दुआ शकील, मौसम की क्या सूरत हाल है, दिन भर कैसा मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, क्या बताते हैं महकमा मौसमियात वाले? जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम फिल वक्त तो गर्म ही है। सूरज और बादलों की आंख मचोली तो जारी है, लेकिन जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 80% तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से जो गर्मी का एहसास है, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा दिन खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। गुज़िश्ता ने देखा कि मौसम खुशगवार हो गया था। सुबह के टाइम तो गर्मी थी, लेकिन दोपहर को बारिश हुई थी, मुतादिद इलाकों में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लाहौर शहर का मौसम जो था वो बेहतर हो गया था। लेकिन अभी भी जो है गर्मी का एहसास जो है हवा में नमी के तनासुब की वजह से ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। जिस तरह अगर दर्जा हरारत की बात करें तो जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँच चुका है। और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का जो है इम्कान है। अभी भी यहाँ पे आने से पहले आपने जिस तरह बताया था कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैं भी लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कोई ख़ास इतना फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आया। अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात कर लें तो आज फिर जो है आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का इस टाइम पे 168 रिकॉर्ड किया गया है और फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा था कि इतने दिनों से खुलकर जो है वो बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है फ़िज़ाई आलूदगी फिर एक दफ़ा जो है परवान चढ़ने लगा है। तो लाहौर शहर का मौसम जो है इस वक्त फ़िलहाल तो गर्म है। आपने आने वाले दिनों लाहौर शहर का मौसम गर्म है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ उम्मीदें जो हैं वो ये जाहिर की जा रही हैं कि शायद बारिश हो जाए। और जो बुरी खबर थी जिस हवाले से वो एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहरहाल जी, अब कराची का रुख कर लेते हैं, नाजिश वहाँ पर मौजूद है। नाजिश बताइएगा शहर कायद की क्या सूरत हाल है? शहर कायद की तो बहुत ही अच्छी सूरत हाल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम हल्की हल्की, कहीं तेज़ कहीं हल्की जो है वो मुतदल बारिश जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज भी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश जो है वो स्कैटर है ना, आपको पता है कराची का रकबा बहुत ज़्यादा है, तो कराची के जो नवाही इलाके होते हैं, जो दूसरे इलाके होते हैं, वहाँ पे कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान आज भी मौजूद है। तो आसमान जो है उस पर तो सूरज हमें कहीं नज़र आ रहा है, कहीं बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश का जो एक की पेशगोई है वो मौजूद है। कल की बात कर लें तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के इलाके में हुई है। 70 से 80 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम बारिश जो है वो 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है शारा फैसल की तरफ। और इसके अलावा अगर आज की दर्जा हरारत की बात करें, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। समुद्री हवाएं जो है वो बहाल हैं, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम हो गई है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो समुद्री हवाएं जो है उनकी रफ्तार करीब 9 किलोमीटर। बारिश का तो मौसम है, इंतजामिया ने कोई इंतजाम किए हैं, हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम किए गए? क्योंकि कराची में ज़रा सी बारिश होती है तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है। भाई कराची की इंतज़ामिया भी खुश नसीब है इस मामले में, कराची के लोग तो खुश नसीब हैं ही, लेकिन कराची की इंतज़ामिया भी खुश नसीब साबित हो रही है इस साल, क्योंकि एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल था ये जो आ रहा था और महकमा मौसमियात ने कह दिया था कि ये अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, PDM ने अलर्ट जारी कर दिए थे। तो भाई एक दिन पहले ही महकमा मौसमियात ने बताया कि जी स्ट्रॉन्ग स्पेल जो है वो कराची से कट के निकल गया है और अब सिर्फ एक लाइटर स्पेल कराची वालों को महसूस करेगा। तो जो लाइटर स्पेल होते हैं उससे वो सूरत हाल नहीं होती। कराची वाले इस वक्त बड़े खुश हैं क्योंकि जो पूरा स्पेल गुजरा है ना आपका जुलाई के एंड से लेकर अभी तक, तो उसमें हम हल्की फुल्की बारिश जो है उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सड़कों का देखिए, सड़कें ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही नज़र आता है हमें, लेकिन कम से कम बारिश से जो ख़राब सूरत हाल पैदा होती थी ना वो इस साल नहीं हुई है। तो अभी सूरत हाल ऐसी ही रहे, हल्की फुल्की बारिश जो है कराची वाले एंजॉय करते रहें। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद और समन गुल से जानते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। आपके दिल के मौसम का भी हाल बता दें साथ साथ, और मौसम का भी बता दें कि क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, हम जब मौसम अच्छा होता है तो दिल का हाल भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अब तो शहर इक़्तिदार के जो शहरी हैं बेचारे गर्मी से बेहाल हो गए हैं। 2 दिन हो गए बारिश का इंतज़ार है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आज भी सूरज पूरा अपने आबो-ताब पर है और गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है, हब्स की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो की गई है कि शाम में आंधी चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और जैसे अभी मौसम की बात करना शुरू किया तो हवा चली है, पहले सच में हवा भी नहीं चल रही थी। तो अभी जो है जो दर्जा देख लें हमारी आमद हुई है तो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं समन। बस देख ले, नजर उतर गई है मुझे लग रहा है। ये भी बहुत आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और जो अभी रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अभी फील जो है गर्मी की शिदत की वजह से 30 डिग्री सेंटीग्रेड फील किया जा रहा है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 82% आज रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शाम में आंधी चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशन गोई की गई थी कि ये जो स्पेल है ये काफ़ी, इसमें मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्की थी। 2 दिन तो बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, मूसलाधार बारिशें हुई, लेकिन अभी 2 दिन से तो इंतज़ार हो रहा है कि कब बारिश होगी। लेकिन ये बारिशों का जो सिलसिला है 20 अगस्त तक जारी रहेगा और PDMA की तरफ से भी और NDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी किया कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, तो जो मरी ले जाने वाले जो सयाह हैं वो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। और अभी तो शहर इक़्तिदार के जो शहरी है वो बस बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जी ठीक है जी, इस्लामाबाद वाले बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या इतलात हैं? इस्लामाबाद में फ़ज़ा कैसी है, फ़ज़ाई आलूदगी? फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में उस तरह से ज़्यादा नहीं है फ़िज़ाई आलूदगी, क्योंकि यहाँ पर बारिशें भी होती रहती हैं। जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो बारिशें वगैरह होती हैं जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है और आलूदगी के लिहाज से भी अभी जो इस्लामाबाद है वो बचा हुआ है अभी। जी बहुत शुक्रिया आपका समन, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर से दुआ में मौसम से मुतल्लिक बताया और कराची से नाज़िश अयाज़ हमारे साथ मौजूद रही। और इन तीनों बड़े शहरों में मौसम की सूरत हाल अब कैसी है, आने वाले दिनों में कैसी रहेगी, इस हवाले से डिटेल्स हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे जी। और अब अजीम हम चलते हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर मेट्रोलॉजी हैं शाहिद अब्बास, उनसे जानते हैं कि मौसम की सूरत हाल आगे कैसी रहेगी। तो आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो सुबह बखैर, और कहिएगा कि कैसा मौसम रहेगा आज, जो मुल्क में जो हालात चल रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार स्पेल है, तो कैसी बारिश होगी, कितनी बारिश होगी और क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की? देखिए, जो बारिशों का एक बड़ा पिछले 3 दिन से था तो वो सिंध और बलूचिस्तान में तो उसकी शिद्दत और जनूबी पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें उसने दी हैं। तो आज वो जो सिलसिला है वो आज शाम तक वो उधर से निकल जाएगा और कल से एक बारिशों का और स्पेल जो है मगरबी हवाओं के तहत तो वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और उसका ज़्यादातर जो असर है वो हमारे शुमाली इलाकों में, कश्मीर में, KPK में और पाकिस्तान के पंजाब के जो डिवीज़न है रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर, इनमें वो उसका ज़्यादा बारिशें होंगी और दरियाओं के कैचमेंट एरिया में बारिशें होंगी और बाकी तो हल्की या स्कैटर्ड होंगी। उससे ये होगा कि मौसम और खुशगवार हो जाएगा और हबस जो है इसमें वाज़ेह तौर पर उसमें कमी आएगी और ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम में अच्छी खासी तब्दीली उसके बाद फील होगी। ये 3 दिन तक जारी रहेगा और 22-23 तारीख तक ये, इसके बाद फिर ये, उसके बाद एक थोड़ा सा वक्फा 2-3 दिन आएगा, उसके बाद फिर अगस्त के एंड पे फिर बारिशों का सिलसिला और मुतवक्को है। ठीक है शाहिद साहब, ये बताइएगा कि क्या कोई खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल हो सकती है कुछ इलाकों में? अगर होती है तो कौन से एरियाज ऐसे हैं जो इफेक्ट होंगे ज़्यादा? देखिए, जो दरियाओं के हवाले से है तो हमारा तकरीबन जो तरबेला डैम है वो तो भर चुका है। हम दानिस्ता तौर पे 1 फुट खाली है और वो तो, लेकिन आने वाले दिनों में ये होगा कि जो हमारी कूलिंग की वजह से जो मेल्टिंग है, जो वो 2.5-3 लाख क्यूसेक पानी रूटीन में आ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी और कोई उसमें से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं। और हमारे इंडस का जो है वो उसकी कैपेसिटी इतनी है कि 3-4 लाख क्यूसेक अगर पानी छोड़ा भी जाए, पहले भी 2-3 दफ़ा छोड़ा गया तो उसमें आराम से गुजर जाता है। बाकी जो है हमारा मंगला डैम में और इंडिया के जो डैम है उसमें तो अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है और हमारा मंगला डैम अभी कोई 70% भरा है, तो इसके तो अच्छी बारिशों के बावजूद भी भरने के चांस कम है। और हमारे जो ईस्टर्न रिवर हैं जिसमें सतलुज है, रावी है, चनाब है, इसमें भी इंडिया के जो डैम है उसमें से बड़ी गुंजाइश 50% के करीब खाली पड़े। तो वो तो इंडिया से पानी छोड़ने का अभी
तस्वर नहीं है। अगर थोड़ी बारिश होती है तो उसमें थोड़ा बहुत मीडियम या लो लेवल के थोड़े से पानी आ सकता है। अलबत्ता जो है रावी के और जो चिनाब के नदी नाले हैं जैसे नारोवाल के और इसके जजीराबाद, उसमें पानी आ सकता है। और बड़े शहर जो है पिंडी है, गुजरांवाला, लाहौर, इनमें से नशेबी इलाके में पानी तेज बारिश से हो सकता है। बाकी कोई बहुत बड़े दरियाई जो है सैलाब का कोई खतरा और शायद साहब ये जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश मुतवक्के है या सिर्फ ये शुमाली इलाका जहाँ तक ये बारिशों का सिलसिला रहने वाला है? पंजाब के बाकी इलाकों में होंगे, लेकिन वो जितना बड़ा स्पेल ये गुजरा है वो इस तरह का इतना बड़ा स्पेल नहीं है। और इतनी उसमें से नहीं होगी, स्कैटर्ड होंगी, दरमियानी या अच्छी बारिशें तो होंगी, लेकिन वो खतरनाक बारिशें नहीं होंगी। ठीक है जी। शायद साहब बलोचिस्तान के हवाले से भी बताइएगा, वहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है? जी, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान और जो हमारा कराची सिंध है उसमें तो थोड़े वक्फे के बाद 2-4 दिन के वक्फे के बाद बारिशें होंगी, लेकिन जितना बड़ा स्पेल गुजरा है वो इस तरह का अब एक्सपेक्टेड नहीं। इसमें एक लो प्रेशर एरिया जो बे ऑफ बंगाल से आया था वो शामिल हुआ था, जिसकी वजह से उसमें से बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर था और उसमें था उसकी वजह से दिए। अगर सिर्फ मगरबी वहाँ का सिलसिला हो तो वो जनूबी पंजाब और सिंध में हल्की या दरमियानी बारिशें देता, इतनी शदीद किस्म की बारिशें नहीं होती। शदीद किस्म की बारिशें नहीं होती हैं। तो हमारे साथ थे रीजनल डायरेक्टर मेट्रोलॉजी शाहिद अब्बास साहब, जो हमें मौसम के बता रहे थे कि मुल्क में मौसम कैसा रहेगा और ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है, ऐसे खदशात नहीं है कि फ्लैश फ्लडिंग का कोई खदशा हो। लेकिन बस जो लोग शुमाली इलाका जात घूमने फिरने जा रहे हैं उनको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। उनको एहतियात करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, एहतियात ज़रूरी है। बारिशें हैं और बारिशों का स्पेल ज़ोर से आ रहा है और देखना है कि अच्छी बारिशें हों, खैर की बारिशें हों। हम तो यही दुआ करते हैं कि जिसको लोग एंजॉय कर सकें, शहरी मौसम को एंजॉय कर सकें, और हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखते रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, कहीं मत जाइएगा। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं तो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले और उनके सहूलतकार बेनकाब होने लगे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद चशम कुशा इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं जी। रऊफ हसन के अमरीकी रॉयन के साथ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ हुआ है और मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से राब्ता किया। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू पर बात की। मई 2023 में रऊफ हसन ने करण थापर को इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है और पाकिस्तान की गलियों में फौजी नकलो हरकत है। सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से रऊफ हसन के इस गैर मोहतात व्हाट्सएप पैगाम को इंतहाई तशवीश से देखा गया और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रऊफ हसन के गैर मुल्की दुश्मनों से राबतों के इंकशाफात पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई भारत के स्पॉन्सर्ड एजेंडे को लेकर चल रही है। फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए को मिलकर जो चलाया उसे इदारे की तकसीम का एक तासुर जो है वो दिया। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने पंजाब के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी अब बिजली बिलों में रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे जी बिल्कुल। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो मुल्क की सियासत की बात करें तो तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जो गिरफ्तारी है उसके बाद खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने के लिए भारत के साथ राब्ते किए, एक बड़ी सियासी जमात के दुश्मन अनासर से राब्ते किए और मुल्क के लिए कितना ये ख़तरनाक है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि माजी में जब हमने सियासत शुरू की थी तो इस किस्म का मीडिया भी नहीं था और इस किस्म का सोशल मीडिया भी नहीं था। अब ये सोशल मीडिया आने के बाद मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ सियासत बल्कि एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें कि आप ना सिर्फ सियासत में एक अपने जो हरीफ हैं उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि रियासत के साथ भी एक किस्म का मुकाबला हो रहा है। और रियासत के साथ आपकी दुश्मन रियासतें जो हैं वो इनडायरेक्टली लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। कई लोगों को ये पता होता है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, कईयों को पता भी नहीं होता। वो अपने जज्बात में आकर
जो है वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं, जिससे कि फिर एक इख्तलाफात जो है वो जन्म लेते हैं। तो ये जो अभी आपने गुफ्तगू की है, ये इसमें अगर कोई इन ऐसी चीज़ों में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ सबूत आएँ तो लाज़मी बात है आप मुझसे तो लड़ सकते हैं, सियासी जमातों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उसका आपको खमियाजा भी भुगतना बिल्कुल। एजाज उल हक साहब, ये कहिएगा कि लेफ्ट रिटायर्ड फैज़ हमीद की अब गिरफ्तारी के बाद ये तासुर सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी घेरा जो है वो मजीद तंग होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब PTI के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है? देखिए, अब इसको हम जब तक नहीं रिलेट कर सकते कि बहुत से लोगों ने इस पे गुफ्तगू शुरू कर दी है, सोशल मीडिया पे, मीडिया हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर कोई ये समझ रहा है कि मैं माहिर हो गया हूँ इस सब्जेक्ट में, और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनकी हो सकता है कोई बुनियाद भी ना हो। फ़ौज जब इस किस्म का कदम उठाती है या इक़दाम करती है तो वो पूरी थरोली उसका प्रोब करने के बाद ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें कि आप उस हद तक जाएं कि जो आखिरी हद होती है फ़ौज के अंदर, कोर्ट मार्शल जो है ये एक आखिरी हद होती है सज़ा की, जहाँ से शुरू होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होती है। तो इसमें अभी तो ये कहा गया है कि भाई कोई टॉप सिटी का मामला था या कोई दीगर मामला थे, लेकिन इस पे मेरे ख्याल है एक बहस को शुरू करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अपने अदारे को, या अपने अदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं इस किस्म की कोई मुहिम चला रहे जिससे कि हमारे जो मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का एक अपना बड़ा अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा तरीक़ाकार है जो जिस पे कोई दो राय नहीं है। तो वो जब कोई अंदर से कोई बात सामने आएगी या उनका तर्जमान जब कोई बात कहेगा तो फिर हम उसको एक ठोस चीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं। एजाज साहब, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो हुकूमत ने फ़ौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन करार दिया है और मुतालबा कर रही है कि दीगर इदारों में भी 9 मई के सहूलतकारों का मुहासबा होना चाहिए। तो हुकूमत का ये मुतालबा कितना आपको दुरुस्त लगता है और किन इदारों में इस वक्त खुद एहतसाबी नागुज़ीर है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो समझता हूँ हर इदारे में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, और फ़ौज ने ये एक अमली कदम उठा कर ये दिखा दिया है कि जो है वो जो ख़ुद एहतसाबी किस तरह होती है। तो बाकी इदारों को चाहिए, पार्लियामेंट को भी चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने अंदर एक सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करें। अदलिया को भी चाहिए कि एक उनका वो जुडिशल काउंसिल सी बनाई हुई है, लेकिन जिन के ख़िलाफ़ पीछे बातें कोई इस्तीफ़ा दे जाता है, कोई करता है, तो इस तरह का ये एक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मामलात होने चाहिए। इस तरह नहीं कि आप जो है वो एक अदारा अगर ये काम कर रहा है, इक़दाम कर रहा है, तो फिर बाकी जो है वो उस अदारे की तरफ देखते रह जाएं और ख़ुद अपना अमली कदम ना उठाएं इसमें। और जो नहीं उठा रहे, मैं ये समझता हूँ कि अपने एक एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप ये ख़ुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई और एहतसाब करेगा जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपके इदारों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये अवाम के रिलीफ की बात करते हैं एहतसाब के बाद, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जी वो अवाम को रिलीफ देने के लिए 5 साला मंसूबा लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से कि हुकूमत के पास वाकई में कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाहे अमल है जिसके तहत अवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमतों को चाहिए, मुल्कों को चाहिए, कौमों को चाहिए कि एक जैसे पहले कहता 2030 विजन या 2050 विजन, वो एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब एक पेज पे हों पाकिस्तान की खातिर, आपस में अपने इख्तिलाफात बुलाकर, और उस पर फिर अमली जामा पहनाने के लिए तमाम अदारे ये कमिटमेंट दें कॉन्स्टिट्यूशनली कि हाँ, ये जो हमने प्लान बनाया है जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम अदारों ने, तमाम सियासतदानों ने उस पर हाँ की है, तो फिर उसको फिर मुस्तकिल रखना चाहिए। ये नहीं कि एक हुकूमत 15 साल 20 साल मनसूबा बनाया और आने वाली हुकूमत उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है ना, एक विशस साइकिल है जो चलती रहती है। तो और जो रिलीफ देना है, देखिए, जब तक आप मसले की जड़ पे नहीं पहुँचेंगे, आप ये जो है ना गिमिक्स हैं कि इधर सब्सिडी दे दी, इधर से पैसे खींच लिए, उधर सब्सिडी दे दी, 200 जो यूनिट्स जो है उस पर सब्सिडी दे दी, 500 यूनिट्स पे सब्सिडी दे दी, ये आप एक मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि आप उसकी जड़ तक पहुँचें कि ख़राबी कहाँ पर है और किसने की है,
और उस ख़राबी को दूर करने के लिए उन तमाम लोगों को एक एहतसाब के अमल से गुजारना चाहिए कि क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, क्यों आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की अपने मफादात के लिए, और क्यों आप आज ये है कि आपने ट्रांसमिशन पूरी नहीं की और ये जो चोरी चकारी हो रही है इसको क्यों नहीं बंद करने के लिए आपने से खराबी कहाँ पैदा हो रही है इसका हल निकालना चाहिए, मसले का जो हल है वो निकलना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ बार बार ये दावा करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत होती तो महंगाई ख़त्म हो चुकी होती, गुज़श्ता 16 माह से पीडीएम की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, अब भी 6 माह से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की हुकूमत है, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ऑन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं, वो ऑन करें ना करें, कौम को तो पता है, अवाम को भी पता है कि किसकी हुकूमत है। ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है जी। शहबाज शरीफ साहब भी उनके पाबंद हैं और उनकी बेटी भी उनकी पाबंद है। तो ये कहना अगर हमारी हुकूमत होती तो ये तो मेरा ख्याल है आप कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं। ये उनकी हुकूमत है, वो इस जमात के लीडर हैं और उन्हीं का बयानिया जो है ये पार्टी लेकर चलती है और उन्हीं के बयानिए पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्हीं के कहने पर ये अमल दरामद। ठीक है, उन्हीं के कहने पर हो रहा है जो हो रहा है। जाज़ुल हक साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से अब बिजली बिलों पर एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, इस पर सियासी जमातों की जानिब से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, तो सियासी जमातें बिजली के बिलों पर मिलने वाले रिलीफ पर सवालात क्यों उठा रही हैं? देखिए, बात यह है कि बिजली इस वक्त जो है वो बिजली एक अहम मसला बना हुआ है। लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए उनके जेवर बिक रहे हैं, उनकी बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही उनसे, वो अपनी अशिया जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों की बिजली कट रही है, वो उनके मीटर उतार के ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अहम मसला है। इस पे मेरे ख्याल में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और इस पे हमें सबको मिलकर, बल्कि हुकूमत को चाहिए, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, मरकज़ है या सूबाई हुकूमतें हैं, कि सब मिलकर ये देखें कि इस मसले का हल हमने कैसे निकालना है। बल्कि आवाम के साथ मजाक ना करें कि एक सूबे में आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरे सूबे में उनके कंधों पे महंगाई का जो बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि ये मरकज़ का काम है और मरकज़ को चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि आवाम को रिलीफ मिले। सही सर, ये तो बड़ी ही कंफ्यूजन है कि कुछ सूबों में रिलीफ है और कुछ जगहों पे नहीं रिलीफ दिया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन पहले तक तो ये कह रहे थे कि बिजली के बिलों के मामले पर आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे, मगर वज़ीर आज़म की बजाय नून लीग के सदर जो हैं नवाज शरीफ मैदान में आए और उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए खुशखबरी सुना दी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मौके पर वज़ीर आज़म को ऐलान करना चाहिए था पूरे मुल्क के लिए? देखिए, वज़ीर आज़म उनके साथ बैठे हुए थे जब वो मीटिंग कर रहे थे, ऐलानात कर रहे थे। ये एक ही जमात है, मतलब ये अब कहना जी कि वो छोटे भाई अलग हैं, बड़े भाई अलग हैं, या बेटी अलग है, चचा अलग है, ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। ये एक जमात है, इसको अपनी तमाम कारकर्दगी को ऑन करना पड़ेगा और अच्छा बुरा जो है वो इनके मुस्तकबिल के लिए, अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम होंगे, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर इनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एहतजाज की भी बातें साथ साथ की जा रही है। अब जमात इस्लामी ने एक बार फिर 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान किया है, तो अपोजिशन जमातें भी अब ग्रैंड अलायंस बना रही हैं जी, तो एहतजाजी जो सियासत है उससे हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, जमात इस्लामी ने पहले भी एहतजाज किया था रावलपिंडी के अंदर, और जिस दिन उनका मुआहदा हो रहा था उस दिन 2.5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा दी थी और उसके बावजूद जमात इस्लामी तो मुआहदा करके चली गई। अब अगला जो एहतजाज होगा उसमें देखेंगे कि अगर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, एहतजाज के बजाय हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं उनको भी और अपोजिशन को सबको साथ बैठा कर देखें कि जी ये मसला है इस मुल्क का, ये हक़ाइक़ हैं, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए सब बताएं कि किस किस ने ज़्यादती की है, कौन कौन ज़िम्मेदार है और आगे हमारा क्या लाएअमल होना चाहिए। हुकूमत एक लाएअमल बनाकर इन जमातों को दे और वो फिर आगे उस पर देखें कि क्या इसको अमली जामा हमने कैसे पहनाना है। लाहेअमल की बात करें, लेकिन शेख रशीद तो दावा करें कि ये हुकूमत जो है चंद दिन की मेहमान है, टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, 20 सितंबर से मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, और जबकि मोहम्मद अली दुरानी ने भी कहा है कि ये हुकूमत अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। तो आपको हुकूमत का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे पास वो कबूतर नहीं है जो इन लोगों के पास है। क्या इनको इनमें से किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया या इनको मालूमात हैं? ये इसी तरह मतलब एक गिमिक्स हैं। अगर इन्हीं प्रेडिक्शंस पे हम रहते ज़िंदा रहें तो मेरा ख्याल है ये तो फिर
मामलात बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। जी एजाज साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में अब सियासी इंतशार और महाजराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, को मईशत आगे बढ़े? जी देखिए, एक तो ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं समझता हूँ सब सवालों की जो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है ना, वो ये वाला है, क्योंकि यही सारी परेशानी का सबब जी बन रहा है। तमाम अदारों को, तमाम जमातों को अपने से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा और तमाम अदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठकर इस मुल्क के मसाइल, इकॉनमी के, सिक्योरिटी के, महंगाई के, बेरोज़गारी के, लाकानूनियत के, उसका हल निकालना होगा, ढूंढना पड़ेगा, उस पर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ेकार पे सबको इमादा होना पड़ेगा। तब ये मुल्क जो है वो आगे की तरफ जा सकता है। हल निकालना होगा और मुत्तहिद होना होगा और मसले की जड़ तक जाना होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान में आपने अपना वक्त दिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक अफसरदा ही खबर है पाकिस्तान में हनी ट्रैप के वाक़यात में हर रोज़ आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। हनी ट्रैप दरअसल एक ख़तरनाक साजिश होती है जिसमें किसी फ़र्द को ब्लैकमेल करने या अहम मालूमात जो होती है उसको हासिल करने के लिए जज्बाती या जिनसी ताल्लुकात का जाल बिछाया जाता है। हालिया बरसों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात में हनी ट्रैप के ज़रिए सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात हों और अहम ओहदों पर जितने भी अफराद फाइज होते हैं वो इस चीज़ का निशाना बन चुके हैं। ऐसा ही एक वाक़या अजीम गुज़श्ता दिनों पेश आया है जबकि लाहौर के एक नौजवान है ज़िशान, उनको गुजरात बुलाया गया और गोलियां मारकर कत्ल किया गया और उनकी लाश जो है वो खेतों में फेंक दी गई। और हमने माहम हालिया दिनों में ये भी देखा, खलीलुर रहमान कमर साहब जी वो भी बता रहे हैं कि उनके साथ भी हनी ट्रैप वाला ही मामला हुआ है। ये भी एक कह लें कि सॉर्ट ऑफ इस पर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और ये लोग ये इसमें ट्रिक भी यही यूज़ होती है कि आपको किसी खातून की जानिब से जो है वो प्रॉपर तौर पर ट्रैप किया जाता है, क्योंकि हनी ट्रैप का ही इसी हवाले से जाता है कि मोहब्बत का झांसा देकर झूठा, और वो आपको इस तरह से ट्रैप किया जाता है और फिर आपको बुलाकर ब्लैकमेल किया जाता है, फिर आपसे जाहिर है वो पैसे लेने वैसे तो मोहब्बत का झांसा अजीम आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही देना है। लेकिन हाँ, खास तौर पर इसको हनी ट्रैप इसलिए आपने खवातीन की क्यों बात की है, मर्द हजरात भी हनी ट्रैप में आपको औरत को भी इस तरह कायल कर सकते हैं। आपने भी बात की कि जी मोहब्बत का झांसा जो है हनी ट्रैप में को देना है, वैसे भी दिया जा सकता है। तो ये कोई आप तज्जिया दे रही थी, कोई तजर्बा था? ना तजर्बा था ना ये कोई तज्जिया था, बस कहने का मकसद ये है कि फीलिंग्स तो कहीं भी आप हर्ट कर सकते हैं किसी की, इसमें कोई लाजमी नहीं है कि कोई मीडियम ही हो जिसके थ्रू आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये अफसुर्दा खबर है, अवाम को भी चाहिए कि एहतियात करें। आप सोशल मीडिया पर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये जान लें कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर सकता है। ये बात अच्छी की जो मैंने खवातीन का जिक्र किया था, आपने बोला कि खवातीन का ही क्यों जिक्र किया, बिल्कुल बंदों की जानिब से भी ट्रैप किया जाता है, लेकिन मैंने खवातीन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आजकल जो ज्यादा खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जिनमें खवातीन की जानिब से बंदों को हनी ट्रैप किया गया है। तो आई एम श्योर के बंदे भी करते हैं खवातीन को, बिल्कुल। तो इस हवाले से हम बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है, अब्दुल सलाम, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक जो कि गुजरात में पेश आया है। जी, तो अब्दुल सलाम, इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से पहले हमें बताइएगा कि ये कैसे पेश आया ये वाक़या और जो पुलिस की कार्रवाई है अब तक वो कहाँ पहुंची सारे मामले में? जी, ये वाक़या जो है वो जुलाई को जो है ज़िशान अचरे का जो 27 साल रिहायशी है वो लापता होता है। ज़िशान की आज से 1.5 से 2 साल कबल जो है रबिया नामी गुजरात की लड़की है, उससे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसकी दोस्ती होती है और फिर बाद इनके आपस में नंबर एक्सचेंज होते हैं। तो ज़िशान और इनकी दोस्ती आपस में इतनी गहरी हो जाती है कि ये बीच में लाहौर में, गुजरात में आके मुलाकातें भी करते हैं। इसी दौरान रबिया के जो मामू है इस वक्त मुलजम जो अरफान है पुलिस की हिरासत में, इसके साथ भी ज़िशान से तल्कात बनते हैं और ज़िशान इनकी जो गाड़ियां हैं मुलजम की वो लाहौर में फरोख्त भी करता है। फिर बाद इनकी आपस में भी दोस्ती गहरी होती है और ज़िशान इसी मामू से अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए रबिया से शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है और इसके मामू जो हैं, जो मुलजम इस वक्त हिरासत में है, वो इसे गुजरात बुलाते हैं और गुजरात बुलाकर इसे फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल करने के बाद लाश को खेतों में करीबी गुजरात थाना सदर का इलाका है बुटर, वहां पर फेंक दिया जाता है, जिस पर गुजरात की पुलिस जो है वो इस लाश को लवारस समझकर ईदी सेंटर्स के हवाले कर देती है। फिर बाद इसको दफना दिया जाता है
उसके अलावा जब पुलिस इस फाइंडिंग पर पहुंचती है और दूसरा जो मुल्ज़िम है वो इतना शातिर होते हैं पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए, वो उसकी जो ज़िशान है, उसके मोबाइल, उसके वॉलेट और समेत जो है मुख्तलिफ उसकी जो अशिया हैं, और उसमें एक गोली रख कर 9mm की पिस्टल की गोली रख कर लाहौर के सेक्रेटेरिएट के पास एक माल है वहां पर रख देते हैं। सही। पुलिस का माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि लास्ट लोकेशन तो गुजरात की आ रही थी, एंड देन फिर जो है ज़िशान की चीजें लाहौर से मिल रही है। फिर पुलिस लाहौर की अपने तरीके से जो है वो जब सीसीटीवी कैमरों से चेक करती है तो उससे मालूम होता है कि ये गाड़ी जो है वो फेंक कर गई है। फिर दूसरी जानी पुलिस इतनी देर में जो ज़िशान है, मकतूल है, इसका सीडीआर डाटा भी निकलवा लेती है, मोबाइल की लोकेशन पाती है और उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो गुजरात की आती है। उसके अलावा जो है वो मुल्ज़िम की तमाम ट्रेसिंग की जाती है, वो एक बस टर्मिनल से चढ़ता है और कैसे गुजरात आता है वो तमाम लोकेशन आती है। अच्छा, अब्दुल उसी मोबाइल ये बताइएगा क्या पुलिस ये क्लियर कर चुकी है कि ये हनी ट्रैप का मामला है या इसमें कोई और मामलात नहीं थे, कोई लेन देन के मामलात नहीं थे इसे? जी बिल्कुल, अभी तक की पुलिस की फाइंडिंग्स हैं लाहौर पुलिस की, उनके यही है कि ये हनी ट्रैप किया गया है, इसको मोहब्बत का झांसा देकर जो है ज़िशान को फंसाया गया है और ज़िशान को गुजरात बुलाकर जो है वो कत्ल किया गया है। अब पुलिस की जो तहकीकात है उसमें यह भी वाज़ेह हो चुका हुआ है कि जो इसका मामू इस वक्त जो पुलिस की हिरासत में है, रबिया जो जिस खतून के साथ इसका तल्लुक था वो भी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस जब इसकी डाटा निकलवाती है कॉल्स का तो उसमें रबिया का नंबर निकलता है। रबिया से इसके 12 राब्ते होते हैं। रबिया की 7 साल कबल जो है शादी हुई होती है, वो पहली शादी से खुला लेती है ज़िशान से शादी करने के लिए। ज़िशान भी मैरिड होता है। अच्छा, तो इससे जब कॉल की ये भी एक सवाल पैदा होता है कि रबिया का इसके ऊपर क्या मौकिफ है, उससे कोई बातचीत हुई है पुलिस की? जी, रबिया इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उस पर तहकीकात पुलिस कर रही है कि रबिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ मामू और इसके आपस में कोई इश्यूज हुए हैं, क्योंकि गया तो वो रबिया के लिए था गुजरात। गुजरात में रबिया से ही शादी करने के लिए वो आ रहा था। रबिया ने भी इसी के लिए हुला लिया था पहली शादी से। तो अब इनकी भी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो उस पर देखना यह है पुलिस को कि क्या फाइंडिंग्स निकलती हैं। अब रबिया को ही पुलिस ने और रबिया की फैमिली को जब पुलिस ने हिरासत में लिया था, उधर से ही उसके मामू का फिर पता चला। पुलिस ने अपने तरीके से जो तहकीकात की तो उसने बताया जी ये मेरे मामू हैं, इन्होंने इस तरह ठीक है अब्दुल। तो अभी जितने भी मरकजी मुल्ज़िमान हैं इस मामले में, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो तमाम अब पुलिस की हिरासत में हैं। जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस की हिरासत में। अब गुज़िश्ता एक इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि उसके जो ज़िशान के भाई हैं नुमान, जिन्होंने पुलिस में इसके लापता होने की दरखास्त दी थी, उन्होंने गुजरात की अदालत में आकर जो है वो उसकी डेड बॉडी के लिए भी दरखास्त दे दी है, जिस पर अदालत में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे भाई को लावारिस लाश समझकर गुजरात में करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लिहाजा इसकी हमें कब्र गुजारिश की इजाजत दी जाए और हम इसकी जो लाश है वो अपने भाई इलाके मेचरा में लेके जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। और अहम अफसोसनाक खबर ही थी जनाब, गुजरात में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक वो डिटेल शेयर कर रहे थे। तो हम एक अब अगली खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं जो कि बिजली के बिलों से मुतल्लिक है। और ये भी आपको पता है हम मौजू है आजकल हर जगह ही इसकी बास गश्त सुनाई देती है और बिजली के बिलों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। 2 दिन पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिल कम होने से मुतल्लिक नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई और ये ऐलान किया कि सूबे में 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनको 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। मगर साथ ही पंजाब हुकूमत ने गरीबों और लोअर मिडिल क्लास तबके की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि जी 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ये रिलीफ मिलेगा और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं है, इसलिए ये 14 रुपये का जो रिलीफ है माहाना 201 से 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उन्हीं को मिलेगा। सही। और अगर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा अजीम, तो सवाल ये पैदा होता है मिलेगा किसको? क्योंकि जो मिडिल क्लास होते हैं, तनख्वाहदार तबका होता है, 200 यूनिट तक तो माहाना बिजली वो ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें मुझे वैसे कंफ्यूजन ये लग रही थी कि 201 कर ले जी, 200 नहीं करना, मतलब अब आपने अपने यूनिट्स नोट करते रहना है और बिजली का हिसाब रखते रहना है, तो आपको वैसे रिलीफ मिल सकता है। वैसे अगर आप 201 कर लें, मुझे जो समझ आई है ना इस बात से वो ये है कि आप 200 यूनिट ना इस्तेमाल करें, 200 से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, फिर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 201 कर लें, आप 1 कर लें, 201 आपने पूरा कर लेना है। जितने भी मिडिल क्लास या तनख्वाहदार तबके के जो लोग हैं या जिनको 200 यूनिट जो है वो आते हैं बिजली के, तो आपको आते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए जी, हमें कितने यूनिट्स आते हैं इसका अब क्या ही बताएं। तो मैंने वैसे हिसाब लगा लिया, अगर इन केस मुझे ऐसा हुआ कि 200 यूनिट तक हो गया ना,
तो उससे ऊपर मैं काउंट इस्तेमाल करूंगी और इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि रिलीफ तभी मिलेगा, वरना तो रिलीफ मिलेगा नहीं। तो इसका फायदा समझ नहीं आया। फायदा मैं आपको एक और बात बताऊं इसी खबर से मुतालिक, वो ये कि दूसरी जानिब जो तकसीम कार कंपनियां हैं बिजली की, उन्होंने सार्फिन पर 47 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने के लिए नेपरा में दरखास्त भी दायर कर दी। और दरखास्त में कंपनियों की जानिब से मुतालबा किया गया है जी कि अप्रैल ता जून 2024 की जो समाही एडजस्टमेंट है उसमें इजाफा किया जाए। और ये जनाब मामलात हैं कि एक जानिब रिलीफ अनाउंस किया जाता है, फिर उसकी जो ब्रैकेट है कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हम देखते हैं सामने आती है। और अच्छा अजीम, ऐसे में ना सिंध से भी आवाजें उठ रही हैं कि अवाम में एहसास महरूमी होगा कि आपने कुछ जगह रिलीफ दे दिया, लेकिन वो पंजाब में रिलीफ भी रिलीफ के बराबर नहीं है, समझ से बाहर है। लेकिन उसका जवाब दिया मरियम नवाज साहिबा ने, और वो उन्होंने ये बोला, वो एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि जी जो डिविजिबल पूल होता है, जो भी सूबों की रकम होती है जो सूबे खुद जनरेट करते हैं, उसमें से वो पैसे, उन्होंने बोला कि जी हम लोगों ने वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर बाकी सूबों की जो हुकूमत है वो चाहती है कि उनके अवाम को भी रिलीफ मिले, तो आपका जो फेडरल डिविजिबल पूल में जो शेयर है आप उसको स्पेंड करें अपनी अवाम को। लेकिन चाहिए तो यही था कि पंजाब की जगह पूरे मुल्क को रिलीफ दिया जाता। खैर रिलीफ मिलेगा या नहीं इस पर तो बात करेंगे ही, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। जुलाई 1947 क़याम पाकिस्तान से तकरीबन एक माह कबल अहले कश्मीर पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला कर चुके थे। अपने इसी फ़ैसले की पादाश में कश्मीर के रहने वाले 77 सालों में 6 लाख से ज़ायद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ना तो भारत की इंतहा पसंदी रुक रही है और ना ही कश्मीरियों का हौसला पस्त हो रहा है। आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम समझा जाता है, अपने बाशिंदों को बुनियादी हकूक़ और सहूलियात फराहम करता है। यहाँ के लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ तालीमी इदारे, सेहत की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता है, जबकि दूसरे जाने मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ भारतीय तसल्लुत के बायस अवाम पर सख्त पाबंदियां हैं। जी बिल्कुल, जिनमें इजहार राय की आज़ादी है, मजहबी हुकूक हैं और तालीमी मौके इसमें शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग भारतीय फौज की ज़्यादतियों का शिकार हैं और इनकी ज़िंदगियों में खौफ और गैर यकीनी की फ़ज़ा बरकरार है। आप अगर 5 अगस्त 2019 की बात करें तो भारत ने अपने ही बनाए हुए कवानीन 35 से और 370 को ख़त्म करते हुए कश्मीरियों की रही सही जो खुसूसी हैसियत थी उसको भी ख़त्म कर दिया और उन पर उन्हीं की ज़मीन को मज़ीद तंग कर दिया। यही वजह है कि रवा माह पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कश्मीरी भी जश्न मनाते हैं। वादे कश्मीर की फ़ज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, मगर अहले कश्मीर एक माह कबल यानी 19 जुलाई को ही पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला कर लेते हैं। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ये सिलसिला बहुत ही पुराना है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले गुजारिश मेरी ये है कि अहले कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के क़याम से पहले जोड़ दिया। जी, ये वो लाजवाल रिश्ता है जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता, और हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि तकमील पाकिस्तान उस वक्त होगी जिस वक्त भारतीय तसल्लुत से वो इलाका आज़ाद होगा जिसके ऊपर भारत जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ के लोगों को तहक़्क़ुक़ मुआवज़त नहीं दे रहा। आप देखिए कि जब 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक 2024 तक जिस शान और शौकत से अहले कश्मीर पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं और जिस नफरत के साथ वो हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया मनाते हैं, ये एक बड़ी वाज़ह दलील है दुनिया के सामने कि कश्मीरियों ने कभी भी अपने आप को न पाकिस्तान से अलग करने का सोचा और न कभी ऐसा होगा। यही एक बुनियादी वजह है कि जब भी हिंदुस्तान के बर्बरियत से वहाँ कोई शहादत होती है तो उसके लाशे को वहाँ के तिरंगे में नहीं दफनाया जाता, वहाँ सब्ज़ हिलाली परचम के अंदर उसकी तस्वीर की जाती है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, उसके दिल के अंदर से एक सदा आती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। यही नारा सैयद अली गिलानी ने दिया था और इसी के असास के ऊपर अहले कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ते रखे हुए।
अब्दुल माजिद साहब, सर भारत ने 35 है और 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत थी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पर उसकी डेमोग्राफिकल सिचुएशन चेंज की जा रही है। जो गैर कश्मीरी अफराद हैं उनकी आबादकारी का अमल तेज़ी से जारी है, जिसके खिलाफ कश्मीरी भी सरापा एहतजाज हैं। तो इस संगीन इक़दाम के बाद भी जो भारत है वो ख़ुद को कश्मीरियों का खैर खाही कहलाता है। तो भारत के इस सफाकाना रवैये को कश्मीरी अवाम अब कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, बुनियादी चीज ऐसी है कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज देने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने तरक्की की, G20 की कॉन्फ्रेंस कराई, लेकिन अहले कश्मीर ने उसको जूते की नोक पे रखा। बुनियादी वजह ये नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा पहले पाकिस्तान के साथ एक लाजवाल रिश्ता है। नरेंद्र मोदी के किसी डेवलपमेंट पैकेज से या उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के पहले जो भयानक मंसूबे थे, एक पहला एक्सपेरिमेंट वो गुजरात में कर चुका, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट कश्मीर में करने की कोशिश की। वहाँ लोगों को उसने नॉन रेजिडेंट्स को उसने डोमिसाइल स्टेट और स्टेट सब्जेक्ट अलाउ किया ताकि वो वहाँ पर आए। उसने वहाँ की स्टेट असेंबली के अंदर कई रेजोल्यूशन, कई ऐसी लेजिस्लेशन की जिससे वहाँ की हैयत तरकीबी चेंज हो। वो हिंदू डोमिनेंस एरियाज को मुस्लिम डोमिनेंट एरिया के इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि अभी रिसेंट इलेक्शन में जो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को जवाब मिला है, मैं समझता हूँ कि तारीख इस बात की गवाह रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर 370 और 35 का सहारा लेके अहले कश्मीर को दबाना चाहती है तो मैं नहीं समझता कि वो दबेंगे। और इस बात का शाखसाना ये आपके सामने आए रोज, अगर इस सब कुछ करने के बावजूद हिंदुस्तान वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म नहीं कर रहा, मास्क रेस का इशू खत्म नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों को आजादाना राय नहीं, हक नहीं दे रहा, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, आर्काइव्स को मिटाना चाह रहे हैं वहाँ पर और बड़ा ग्रेजुअली मिटा रहे हैं। सिर्फ 9 लाख फौज की वहाँ पर प्रेजेंस इस बात की रमाजी है कि सब कुछ करने के बावजूद वो वहाँ के लोगों के दिलों से पाकिस्तान नहीं निकाल। बिल्कुल अब्दुल माजिद खान साहब, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, हक़ खुद इरादत की बात करते हैं हम कश्मीरियों की, कि बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उनके तहत उनको उनका हक़ खुद इरादियत देना चाहिए, प्लेबिसाइड वहाँ करवाना चाहिए। लेकिन सर एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड हम देखते हैं कि जो भारतीय हुकूमत फॉलो करती है, और वो ये कि इसराइल से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली जाती है। जो गजा में, जो फ़लस्तीन में जिस तरह से उन्होंने जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ा है, उससे मिलते जुलते इक़दामात ही मकबूजा कश्मीर में किए जाते हैं। ये कितना खतरनाक ट्रेंड है? देखिए, अहले कश्मीर अहले गजा से पहले बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं। हमने वो देखे कि जैसे मासूम बच्चों को, जवानों को हिंदुस्तान ने अपनी गोलियों की भेंट चढ़ाया। हमने ये सब कुछ देखा कि वहाँ पर जैसे कवानीन का इतलाक किया, वहाँ के लोगों की आज़ादियों को सल्ब कर दिया गया। आज गाजा के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर मुसलमान बच्चों के साथ जिस किस्म का वहशियाना तशद्दुद और बर्बरियत इसराइल बरत है, मैं समझता हूँ कि आज दुनिया की खामोशी इस बात के ऊपर एक सवालिया निशान है। यही हम अहले कश्मीर पीटते थे दुनिया के सामने कि जब हिंदुस्तान बर्बरियत कर रहा था तो मुस्लिम वर्ल्ड हो या चाहे डेवलपमेंट कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनकी खामोशी एक सवालिया निशान थी। लेकिन जो गाजा में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, ये अनबेरेबल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब अगर बोस्निया को आज़ादी मिल सकती है, सनत से आज़ाद हो रहा, रशिया से वो स्टेट्स आज़ाद हो सकती हैं, तो क्यों इस खत्ते के अंदर कश्मीर और गाजा के लोग मौजूद नहीं है? मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। और बहुत सा चेहरा आपके मीडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया हिंदुस्तान के चेहरे को। मैं समझता हूँ कि मीडिया के किरदार को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया, वो 400 अब की बार 400, तो मैं समझता हूँ कि जो उसका ये नारा था उसको खाक में मिला दिया अल्लाह ताला ने। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब सब जिलाली परचम कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पे लहराएगा और ये हिंदुस्तान के दिल पे लहराएगा, ये मेरा ईमान है। जी अच्छा, तो अब्दुल माजिद साहब, आप क्या समझते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर भारत ने सितंबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि 90 नशिस्तों पर मुश्तमिल रियासती असम्बली के पास तालीम और सकाफत जैसे महकमों का कंट्रोल ही होगा, जबकि अहम मामलात पर फैसलों का इख्तियार अब भी मरकजी हुकूमत के पास रहेगा। आप इंतखाबात को कैसे देखते हैं और क्या इन इंतखाबात के बाद जो कश्मीरी अवाम है उनको हुकूक मिल पाएंगे? देखिए, हकूक की तो हम कभी भी तवक्को हिंदुस्तान से नहीं करते। अगर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने ही लीडर्स की रेजोल्यूशन का पास नहीं रख सका तो वो अब क्या करेगा? नरेंद्र मोदी ने जो पीछे लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें कश्मीर के रिजल्ट देख लिए कि कश्मीर के लोगों ने किस तरह मुस्तरद किया। मैंने आपसे जिक्र किया कि इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ये किए हैं कि इन्होंने जम्मू की सीटें बढ़ाई हैं
इन्होंने वैली की सीटों के इक्विवेलेंट किया। जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज थे उसकी सीटें इन्होंने इंक्रीज नहीं किया ना, कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन जहाँ जम्मू के अंदर हिंदू डोमिनेंट एरियाज थे वहाँ की इन्होंने सीटें इंक्रीज की हैं। इसी तरह इन्होंने खवातीन की सीटें इंक्रीज की हैं, ताकि अगर मुस्लिम कहीं से ज्यादा सीटें ले भी जाते हैं तो ये अपनी ग्रिप लूज ना करें। ये एक पूरा एक प्री प्लान था। अगर आप देखिए, जैसे आपने जिक्र किया 335A का, उसकी एक सबसे बुनियादी शर्त थी कि इसका फैसला कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, लेकिन वहां पर कोई असेंबली थी ही नहीं। तो उस जब असेंबली मौजूद ही नहीं थी, वहां के लोगों ने इस चीज का राइट को यूज ही नहीं किया। तो ये एक डोमिनेंस थी जो नरेंद्र मोदी चाहता था कि मैं यहाँ अपने ग्रिप कायम कर सकूं, और उसने वो हरबा अख्तियार किया कि वो अहले कश्मीर के दिल जीत सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन माओं को जिनके बच्चों ने नरेंद्र मोदी की ऑफर को जूते की नोक पे रखा और उन्होंने सिर्फ एक ही नारा मारा, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी। अब्दुल माजिद खान साहब, सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, और वो ये कि सर इस अब मामले का हल आपको क्या नजर आता है? क्योंकि जंग तो मसले का हल नहीं है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग होती है एट द एंड मेज पर बैठकर ही मसाइल को हल करना पड़ता है। तो अभी आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस किए जा रहे हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है जहाँ पर कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए जा सकता है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि काफी हद तक हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मैं समझता हूँ कि वाहिद हल हक़ खुद इरादियत है। वहाँ के लोग जब तक उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा, वो ये फैसला नहीं करते कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। अगर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को देखें तो उसमें ये 2 ऑप्शन है। अब इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान क्यों घबरा रहा है? अगर उसने इतना कुछ वहां पर कर दिया है और इतनी वहां पर उसने फैसिलिटीज दे दी है लोगों को, तो वो ये क्यों नहीं जाता कि उसकी लीडरशिप जो मामला यूनाइटेड नेशंस में लेके गई है, जिसके ऊपर मनोमट्टी पड़ चुकी है, उसको छाड़ कर वो वहां के लोगों को हक़ खुद इरादियत दे, ताकि लोग अपना मुस्तकबिल डिसाइड कर सकें। और अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ जाए तो इसमें कोई अमर माने नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है तो हिंदुस्तान को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त का तकाजा ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको उस खित्ते में अमन को कायम रखना है और आपको किसी बड़ी जंग की तरफ नहीं पेशकश करनी, तो फिर आपको अहले कश्मीर को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब हरबे इख्तियार करके देख लिया। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पहली दफा ऐसा हुआ कि जो हिंदू डोमिनेंस एरिया थे, जिसके ऊपर हिंदुस्तान समझता था कि हमारी इजारादारी है जम्मू में, इस दफा 2020 से लेके 2024 तक लगभग 26 के करीब वहां पर हम लोगों उनकी स्ट्राइक्स हो चुकी है। तो क्या हिंदुस्तान कामयाब हो गया जम्मू में? क्या उनके जो पिलग्रिमेज जा रहे थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ, क्या इस सारी चीजों के बाद हिंदुस्तान ने ये समझ लिया कि हमने कर दिया? उनके अपनी जो थिंक टैंक्स हैं और उनके अपने जो लीडरशिप है वो इस बात के ऊपर परेशान है कि हमने इतना कुछ जम्मू में किया, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक दबने वाली नहीं है। इसको हिंदुस्तान ने हर हरबे से दबाने की कोशिश की है। इसका वाहिद हल है कि वहाँ के लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए, ताकि वो अपने मुस्तक़बिल का फैसला करें। जी बिल्कुल, वाहिद हल यही है कि कश्मीरियों को और कश्मीरी अवाम को जो है उनका हक दिया जाए। अब्दुल माजिद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया। और अजीम, ये बात सच है कि हम अक्सर बेशतर जो है इस पर बात भी करते रहते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, हर फोरम पर आवाज़ भी उठा चुके हैं। कश्मीरी अवाम के लिए, फ़लस्तीन की अवाम के लिए इतने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और खुदारा बस करें अब कि अब ये जो मसला है हल हो जाना चाहिए और उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। माजिद खान साहब ने भी जो बात की, और वो ये बात की कि जुल्म और जबर से कभी भी जो आज़ादी की तहरीक है उन्हें आप कभी नहीं दबा सकते हैं। तो एट द एंड बैठना मेज़ पर ही होता है, टेबल टॉक के जरिए ही मामला जो है वो हल होते हैं और फिर ही अमन आ सकता है। जी, तो हमारी दुआएं हैं कि जी जो तहरीक आज़ादी है मजलूम कश्मीरियों की, वो इसी तरह से जारी व सारी रहे, और पाकिस्तान दुनिया में जहाँ जहाँ पर जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़े तो वो इस आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट भी करे, और वो बल्कि अपना जो भरपूर किरदार है वो निभा भी रहा है। पाकिस्तानी तो कश्मीरियों के साथ हैं ही, बिल्कुल, और हमेशा ही रहेंगे। और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, हमारा नारा यही है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए और मिलकर ही रहेगी। अब हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और ब्रेक ले रहे हैं। बढ़ाने से पहले हम फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे। चले, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। ऑफ द कैमरा यानी कि ब्रेक में मैं माहम से कुछ सवाल जवाब पूछ रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्रेक से वापस आ गए तो क्यों ना आपके साथ भी वो शेयर करते हैं। तो माहम, आप बाइक चला लेती हैं? अच्छा अजीम, वैसे बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है यूनिवर्सिटी के टाइम पे। मुझे बहुत शौक था बाइक चलाने का कि भाई लड़के बाइक चलाते हैं तो ऐसी कौन सी बात है, लड़कियां भी सब कर सकती हैं, तो मैं भी बाइक चला सकती हूँ। तो बस मैंने बाइक चलाई थी और उसके बाद की सूरत हाल में आपसे शेयर। फिर उसके बाद कभी नहीं चलाई? उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं चलाई। कोई तोड़ फोड़ की थी, लेकिन ये है कि ये बड़ा हिम्मत का काम है और अपने प्रोग्राम में ऐसी एक बाहिम्मत खातून की स्टोरी भी शामिल करते हैं कि वो वाकई बहुत बाहिम्मत है। भाई बाइक चलाना बहुत मुश्किल काम है, जिसने किसी की भी मदद नहीं ली और बगैर किसी मदद के बाइक पर पहाड़ों का सफ़र करने का उन्होंने फैसला किया। और लाहौर से वो ताल्लुक़ रखती हैं, बरीरा खान इनका नाम है, और 70 बाइक पर नथिया गली से लेकर, न्यूज़ है जी, 70 बाइक पर आप नथिया गली, कश्मीर, मुजफ्फराबाद, नीलम तक का जो सफर है वो इन्होंने किया है। इसके अलावा ऑफ रोड और ऑफ मैप जो ट्रैवल है ये अक्सर करती हैं। तो अभी बरीरा साथ ही उनसे बात करते हैं। साथ है, उनसे बात करते हैं। जी जी बरीरा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? और हमें पता चला कि आप 70 बाइक पर निकल गई हैं और आप गुजरात से होती हुई अब वापस हुंजा आई हैं गालिबन। तो कैसा रहा आपका ये सफर और कैसे किया आपने ये? मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और खुंजराब मेरे ख्वाबों में से ख्वाब था। और खुंजराब को जब मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो वो था जो मैं चाह रही थी और मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हो गया। और अब मैं हुंजा में मौजूद हूँ और मैंने अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ और खासतौर पे मेरे अब्बा ने जो मुझे हिम्मत दी हुई है उसके साथ मैंने ये सफ़र तय किया। सही, ये सफ़र तो आपने तय किया, लेकिन इस शौक को आपने चुना कैसे? और पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया। यूजुअली ख़वातीन को इतना सपोर्ट नहीं मिलता जब वो बाइक चलाने की बात करती हैं ना। तो अब तो खैर मरियम नवाज भी बाइक्स बांट रही है लड़कियों को, लेकिन आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और आपने कब डिसाइड किया कि आपने भाई अब ये एडवेंचर करना ही करना है? मैं बचपन से मुझे साइकिल, मोटरसाइकिल, एडवेंचर इस तरह की चीज़ें करने का काफ़ी ज़्यादा शौक रहा है। और मेरे अब्बा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये थोड़ा ये हिम्मत आई है। तो तब ये सोचा था कि मैं मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करूंगी, क्योंकि बसेस वगैरह में मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। और शुरू में पेरेंट्स को मनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेरेंट्स खुद ही मान गए जब मैंने शुरू किया। पहले मैं छोटे छोटे ट्रैवल्स करती थी, जैसे कि साउथ पंजाब चले गई, बहावलपुर चले गई, साहिवाल चले गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पहाड़ों की तरफ रुख किया। अच्छा बरीरा, ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी मां भी ये जिक्र कर रही थी कि एक तो सवारी मोटरसाइकिल ऐसी है जिसे यूजुअली खवातीन ऑप्ट नहीं करती हैं ट्रैवल के लिए, और फिर जब इतना लंबा ट्रैवल है और पुरखतर रास्ते हैं, आपको पता है कि, और ऊपर से पेरेंट्स के जहन में तो वैसे भी और तरह के वहम आते हैं, तो अपने जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसा रहा? ये सेफ था खवातीन के लिए? बिलखसूस सेफ था? जी सेफ था, लेकिन मैं हमेशा से एक टिप देती होती हूँ कि आप लोगों ने अपनी सेफ्टी खुद करनी है, क्योंकि जब जो आपकी इनेट सेंस होती है ना, हर खातून में एक सिक्स सेंस होती है। हमारे पास बैठी हुई है, वो खुद बताएंगी। ऐसे ही सिक्स सेंस होती है, हमें पता चल जाता है, उससे आपको पता लग जाता है कि यू आर सेफ और नो। तो वो आपको करनी है, मतलब उसको फॉलो करना है। और उसके अलावा ये कि रास्ता मेरे लिए बिल्कुल सही था। कुछ वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह थी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ 70 ट्रेल होती तो मे बी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती, बट स्टिल मैं हमेशा, लेकिन बरीरा रात का भी वक्त आता है, इतना लंबा सफर अगर तय कर रहे हो तो बीच में सन्नाटा भी होता है, बड़े अंधेर नगरी और इस तरह के भी रास्ते आते हैं, तो हाईवे भी इतनी वहाँ पर आपने वन व्हीलिंग तो नहीं वहाँ पर? अच्छा, I always choose थोड़ा रश वाला एरिया या फिर जहाँ से ट्रैफिक जा रही हो, और खास तौर पे मैं रात को ट्रैवल नहीं करती, मैं हमेशा दिन में ही ट्रैवल करती। ठीक है। अच्छा बरीरा, हमारी दुआएं आपके साथ है जी कि आप जो मुस्तकबिल के आपके जो प्लान्स हैं, आप बाइक पे पूरा पाकिस्तान घूमें, और आई विश कि मैं उनके साथ बैठकर सफर करूं। आपकी विश पूरी कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। बरीरा, जब आप लाहौर आए, माम को आपने साथ जरूर लेके जाने में बड़ा शौक है। मुझे झूठे देने, आपने झूठे कहते और आप लोगों को, लेकिन ये है कि फिर बाइक अपग्रेड करनी पड़ेगी, बिकॉज 70 के ऊपर जो है ना, 2 लोग मेरे ख्याल से इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे। तो बरीरा, हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं तमाम आपके साथ है जी। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। आप इसी तरह से ट्रैवल का नाम रोशन करें। तो माम, अब आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है कि अब क्या होने वाला है? मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि ना, अच्छा आजकल वैसे मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं आपको बता रही थी कि मुझे आज सुबह उठने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि मैं यूजुअली आजकल रूटीन अपनी बना रही हूँ कि मैं सुबह में उठती हूँ
और योगा करती हूँ। अच्छा। तो मॉर्निंग शो और योगा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप आपकी वाकई सिक्स्थ सेंस सही बात की थी कि खवातीन की सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, फौरन से एक्टिव होगी। तो जैसे हमने बात हमारे की बड़े ना प्यारे लड़कियों मेहमान हमारे गेस्ट जो है नईम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, करम भाई आप ठीक हैं? करम अल्लाह आप ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र तबीयत है। सेहत कैसी है सर आपकी? जी अल्लाह का बड़ा करम। तो नईम साहब, अभी हम अपना जो इम्यून सिस्टम है ओवरऑल उसको योगा के ज़रिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है लाइफ जितनी फास्ट है, डिजिटलाइज वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, तो बीमारियां भी नई नई आ रही हैं। ऐसे ही है। देखें भाई, सबसे पहले हमें जानना है कि जरासीम अंदर जाने के ज़राए क्या हैं। 3 ज़राए तो हम समझते हैं, लेकिन जो आज हम चौथे ज़रिए पे बात करेंगे उस पे हम कभी भी फोकस नहीं करते। एक ज़रिया है कि आप मुंह के ज़रिए जो खाते हैं जरासीम उसके अंदर चले जाते हैं, खुराक के ज़रिए। अगर खुराक में आपकी गंदगी है या कोई ऐसी चीज़ है और सफाई नहीं है। दूसरा है कोई गंदगी को छूने से, आप जब छूते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जरासीम अंदर छूने से चले गए। तीसरा है पोल्यूशन, आपकी नाक के ज़रिए से। जी। ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं तो उसमें प्योरिटी नहीं है, तो उससे आपके अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि लाहौर में तो pollution लेकिन system चौथा जो ज़रिया है उसको यूँ कहेंगे, खाने में जहर का इलाज है, कान में जहर का इलाज नहीं है। खाने में जहर का इलाज है और कान में जहर का इलाज नहीं जहर का है। ये इलाज जो नहीं। डीमोटिवेशन हर वक्त, जी, वेरी नाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग। नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ऐसे लोगों के साथ बैठना जो हर वक्त आपको नेगेटिव वाइब्स मायूस करते हैं, मायूस करते हैं, और आप हर वक्त नेगेटिविटी सुनते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या सुनते हैं, तो वो जो दिमाग पे उसका असर आता है वो पूरी बॉडी पे आता है। मेंटल हेल्थ बहुत मेंटल हेल्थ पे काम नहीं हो रहा, काउंसलिंग पे काम नहीं हो रहा। हम किसी को कहते हैं ना काउंसलिंग करवा लो, कहते हैं मैं पागल हूँ। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, इसे पागलपन से जोड़ दिया जाता है और फिर और वो खुद भी फील करना शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसा सब क्यों कह रहे हैं, मैं तो पागल नहीं। हम अपने देखें, हम अपने लैपटॉप की विंडोज़ क्यों रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल क्यों करते हैं? तो ये भी आप अगर महीने बाद अगर काउंसलिंग कराते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे ही है। तो इंसान के एक तो वैसे भी है ना कि अगर आप वैसे भी पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे तो वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग होती रहती है। जी। तो ये नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव सुनना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसी से आगे सारे मसाइल हैं। और ख़ासकर जैसे आपने देखा होगा कि ये भी हमारे माशरे में आम है कि कोई बीमार होता है तो उसको जो मिलने वाले आते हैं ना, वो उसको मोटिवेट नहीं करते, वो कहते हैं ये हमारे मोहल्ले में भी ऐसे हुआ था, वो बहुत हो गया। ऐसे ही है, और डरा देते हैं, और मरीज बन जाता है। उसके बस चंद दिन वो जिंदा रहा था। कोई एक बीमारी होती है और 100 बीमारियां लग जाती हैं। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह मैं उस पर आता हूँ। अब देखें, अब इसको हम लेके चलते हैं बचपन में। जी। एक इंसान की एक कह लें कि एक आदत है हर इंसान की, केयर लेने की। जी, हर इंसान को एक आदत है कि मुझे केयर मिले, अटेंशन सीकर। जी, हर इंसान को। कोई बचपन में क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी केयर बड़ी होती है। हाँ जी, ऐसे ही है। स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, जी, ठीक है, सेवा और घर में सेवा होती है, पूछने वाले आते हैं। और जब जिन बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है, माँ बाप जब केयरिंग ज़्यादा हो जाते हैं इस मामले में, जब वो बीमार होते हैं तो फिर उस शख्स की आदत हो जाती है बीमार रहने की, केयर लेने की। अच्छा, फिर वो बड़े होने तक चलता है। जो अक्सर लोग बीमार रहते हैं ना, कहते हैं ये कभी सही नहीं हुआ, वो उसकी आदत हो जाती है केयर लेने की। जो हर बार कोई ना कोई शिकायत करते रहते हैं, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए जब बच्चा सेहतमंद है उस वक्त उससे ज़्यादा प्यार करें। ठीक है, सही, ना कि बीमारी की हालत में उससे ज़्यादा प्यार करें, ताकि उसको सेहतमंद रहने की आदत हो, सेहतमंद रहने की आदत हो। जो मैं कह रहा हूँ कि केयर की जो आदत है ना, वो तो रहनी है। अब वो केयर तब करें जब वो सेहतमंद है। जी। जब वो बीमार है उस वक्त उसको जो है वो नॉर्मल रखें। अब देखें, इस तरह हम अब्रॉड में चले जाएं तो वहाँ पे पेशेंट को ले लेते हैं, और आप नहीं उसमें जाके उसको मिल सकते, उसमें उसको जी बिल्कुल वो करते हैं, खुद केयर करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक डिटैचमेंट पेरेंट्स की जो है ना वो ज़रूरी है, जहाँ रिश्तेदारों की डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप ठीक होना चाहते हैं बीमारी की हालत में। उसमें इमोशंस भी तो आ जाते हैं ना पेरेंट्स के, वो कैसे कंट्रोल करें? नहीं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि बीमार ना हो, हम बार बार बीमार ना हो। जी, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम का ताल्लुक हैप्पीनेस के साथ है। आप कितने रिलैक्स हैं, आप कितने खुश हैं, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। आजकल की सोसाइटी में इस पर बात नहीं होती है। लोग डिप्रेसिव है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन इस पर डिस्कशन कोई नहीं करता। खुश रहने के तरीके क्या हैं? जी, हर इंसान वो खुश होगा जो सेटिस्फाई है अपनी मौजूदा नेमतों पे।
बेशक, ये बहुत खूबसूरत बात बहुत की ही आपने। खूबसूरत बात। आपके पास जो है, अगर आप उस पर सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। और फिर दुनिया की कोई भी लग्जरी आपको खुश नहीं और कर अच्छा, सकती। ये सेटिस्फेक्शन ही आपको मजीद देती है। जी, जी। अल्लाह कहता है शुक्र करो, मतलब शुक्र जब आप करते हैं तो आज आपको का मिलता है। इंसान मारा हुआ कंपैरिजन में। जी सही बात है। कंपैरिजन, हमें मसाइल कंपैरिजन के, और कोई मसला नहीं है। नईम साहब, हम चाहते हैं अपने हमारे नाजरीन को कोई मुद्राज या योगा कोई बताएं। एक मुद्रा है जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, क्योंकि उसका नाम है हंसी मुद्रा। वो खुश रहने का मुद्रा है। अच्छा, तो इसमें हंसना है? नहीं 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 नहीं, अच्छा, हंसी से लगा मुझे। हंसी मुद्रा है। अच्छा, उसका नाम हंसी मुद्रा है। ओके, ओके, जब मूड ऑफ हो तो उसको कर लें तो वो रिलैक्स करता है और आपके मूड को जो है वो खुशगवार करता है। ओके ओके ओके। ये 3 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर लें। माम आप भी ट्राई कर सकते हैं, हम लोग करते हैं ये। जी जी, बहुत अच्छा होता है। और इस तरह आप बैठे रहें, बातें भी कर सकते हैं। अच्छा, योगा ये कहता है कि अगर 3 उंगलियां और ये अंगूठा मिला लिया जाए बराबर करके पोर, तो इससे जो है आपका मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा रहेगा। और एक कलर थेरेपी पे भी बात करते हैं, अगर मूड को अच्छा रखना चाहते हैं। जब अच्छा, अक्सर देखते हैं बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, अच्छा, बात नहीं मानता, वो जिद करता है। अगर उसके लेफ्ट हैंड पे ये आप अगर स्ट्रेट करें थंब को, तो इसकी लाइन में यहाँ पे आके, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर इतने एरिया पे रेड कलर लगा दिया जाए। ओके, अच्छा, रेड कलर, तो उसका मूड हैप्पी हो जाएगा। बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी इंस्टेंटली उसी टाइम इंस्टेंटली मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये कलर लगाया करें, रेड कलर यहाँ पे, इस जगह पे कलर रेड ही लगाना है। रेड कलर, ठीक है, ठीक यहाँ पे दिल का प्रेशर पॉइंट है। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, तो नहीं सब क्या मतलब कलर एक स्पॉट एक लगा दें, क्या करें? इतने एरिया में, जितने एरिया ये अंगूठे के नीचे जितना नहीं करना, नहीं, आप प्रेस भी कर सकते हैं। अगर कलर नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करें, मूड अच्छा होता है। ओके, मूड से अच्छा होता है, पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, इससे मूड अच्छा होता है। और देखिए, जब से आपने कहा है मैं तब से मूड अच्छा रखने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा, मूड अच्छा रखने के लिए डोपामिन की बड़ी जरूरत है। डोपामिन, जी जी। हाँ, डोपामिन कैसे हम हासिल कर सकते हैं? डोपामिन जो है देखें कॉफी में है, ओके, चॉकलेट में है, डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी में भी मैंने सुना है, बेरीज में। जी 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 जी। तो इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल है उनको इस्तेमाल बढ़ा दें। और जिन लोगों को शाम के वक्त बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि गुस्सीलापन आ जाता है, अक्सर थक जाते हैं लोग पूरा दिन काम करके, तो अगर शाम में आप दो असर के बाद आप मगरिब से पहले 2-3 बनाना ले लें, ठीक है, उससे मूड बड़ा अच्छा रहता है। ओके, 2 से 3 बनाना आप लेते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। और वैसे भी बनाना जो है वो पोटेशियम है, तो पेन किलर है। अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, आपका जिस्म थक जाता है, तो बनाना खाने से आपके जिस्म में एनर्जी रहती है। अभी नईम साहब, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मोटापा नहीं होगा? नहीं, भी तो बड़ा टेंशन मोटापा जो है नहीं होता। मोटापा देखिए, मोटापा अगर खाने से होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खाते हैं, ठीक है, उनको मोटापा नहीं होता। मोटापे का बहुत सारी और रीजन है। आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अलावा आपके थायराइड ग्लैंड्स हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, हमने उसको खाने से जोड़ दिया। एक्सरसाइज ना करना भी है। एक्सरसाइज ना करना तो वो है ना, लाजमी सी बात है। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि ये भी एक बड़ा जो है वो मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है। वजन कम, अच्छा। एक्सरसाइज होती है मसल्स को टोन करने के लिए। आप जब तक डाइट को बैलेंस नहीं करते, आपका वेट नहीं कम होता। अभी नईम साहब, आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला होने वाला है स्मोक का, फजाई आलूदगी का। लाहौर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा ख़राब हो गया है, तो कोई योगा बता दें इस हवाले से कि किस तरह से अपनी इनर सेल्फ को प्योर किया जा सके। जो मैं एक बताता हूँ आपको, एक तो मुद्रा है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है बॉडी के अंदर। अगर पोल्यूशन की जगह पे आप रहते हैं तो उस वक्त उस मुद्रा को बना लें, अंगूठे पकड़ लें, सही, जोर नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा। अच्छा, इसको कहते हैं आदि मुद्रा। आदि मुद्रा, हंसी, और अभी हम सीख रहे हैं आदि मुद्रा। अच्छा, आदि मुद्रा क्या करता है? ये आपके जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ाता है, और दूसरा इसका जो बड़ा फायदा है, ये खराटों से निजात देता है। जिन लोगों को खराटे बहुत आते हैं ना, वो जरूर बनाया करें। अच्छा, ये अजीम को तो नहीं ऐसा कोई मसला? नहीं जी, ऐसा कोई अच्छा, खराटे एक ऐसा मर्द है जिसको होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके साथ रहने वालों को प्रॉब्लम होता है। जो अगर चलिए, इस प्रॉब्लम का भी हल हमें मिल गया है। और ये हम अब देखें, मैंने तो वैसे सारे आपके मुद्रास को फॉलो भी किया है। मैं देखना चाहूंगी कि मेरा मूड जो है वो पूरा दिन अच्छा रहता है। बिल्कुल, ये मूड अच्छा होगा, इसीलिए योगी नईम साहब हमें ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि ये असर करती हैं चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि जी से नो टू नेगेटिव वाइब्स, जो बुनियादी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जो
नेमतें आपको मिली हैं उनसे खुश रहें, अल्लाह और देगा, इंशाल्लाह देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करते हैं सितारों के हवाले से। वैसे एक बड़ा सितारा तो ये बैठा हुआ है और ये भी सितारा ही है। क्या हो गया, मैं आज आई हूँ आपका चमकता रोशन सितारा। मैं यही चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जो है ना पोक करूँ माम को, और माम का अंदर का सितारा जरा बाहर आए। तो बारह जी, हम आज दूसरे सितारों की बात कर रहे हैं। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं दाऊद अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हफ्ते सितारे क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया। और सितारों के दरमियान प्यारे क्या करें जी, वाह 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 वाह, सयारे गर्दिश करे बस। सुर जो है आप लोगों का जो है वो जो मूड, एनर्जेटिक मूड है वो वैसे ही पूरे वीक को जी 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 बिल्कुल। दाऊद साहब, इन वो हम सितारों के अपने हवाले से नाजरीन बात को करेंगे। हम अपने जी। नाजरीन को इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सितारों के हवाले से। और वो ब्लू ये मून के हवाले से भी अजीम बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि सुपर ब्लू मून का भी जो है वो आज जाहिर हो गया है। उस हवाले से भी बड़ी बात की जा रही थी कि ये दरअसल ऐसा चांद है जो चांद अपने मदार में ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर होता है, जिसकी वजह से ये मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन होता है। हम सितारों की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा चांद की भी बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये विजुअल्स भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं जी, सुपर ब्लू मून के। अच्छा जी, और ये होता किस वजह से है जी, ये अपने नाज़रीन को बताएं जी। और ये हम इस हवाले से इतलात ये कि जी उस वक्त होता है ब्लू मून जब किसी एक ही मौसम में 4 मुकम्मल चांद जाहिर हों, और उनमें से जो तीसरा चांद है उसे ब्लू मून कहा जाता है। लेकिन जब ये जो दोनों वाक़यात हैं एक साथ रोनुमा हो, यानी कि चांद और ज़मीन जो है वो जब एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और चांद मुकम्मल भी जब हो, तो इस दौरान जो ब्लू मून होता है उसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। ये और डेवलपमेंट थी सवाल। वैसे आज पाकिस्तान में रात 11:25 पर आपको सुपर ब्लू मून का नज़ारा हो सकता है। सुबह आपको रेड मून का नज़ारा हुआ है और 11:25 पर आपको ये जो ब्लू मून है इसका भी नज़ारा हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान से सुपर ब्लू मून जो है वो नजर नहीं आएगा। आएगा ऐसी कोई इतलात? आएगा, वैसे इतलात हैं और ज़रूर आएगा। आप तैयार रहे, 11:25 पर देख सकेंगे। और अगर मौसम क्लाउडी हुआ तो? मौसम क्लाउडी हो तो वो अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नजर आएगा। तो हम फिर सितारों का हाल जान लेंगे ना, आपसे सितारों का हाल जानते हैं। चांद का तो बहुत जिक्र हो गया, अब सितारों की बात। चांद भी सितारों में शामिल, ये तो है वैसे। मून की एनर्जी भी होती है, मून की एनर्जी भी होती है कैंसर वालों के लिए। ओके। अच्छा जी, चलते हैं जी वीकली हॉरोस्कोप की तरफ जी। और वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। तो एरीज बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक टैरो कार्ड से देखते हैं, एनर्जी भी बताएंगे आपको। एरीज बुर्ज हमल वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, एरीज बुर्ज हमल वाले आगाज थोड़ा सा नेगेटिविटी से है, ये एनर्जी है थोड़ी सी डाउन, मामलात में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपके रिलेशन और फैमिली में अच्छी वर्किंग है और प्रेशर रहेगा इस पूरे वीक में आप लोगों के ऊपर कामों का। एरीज वालों के ऊपर प्रेशर रहेगा कामों का और थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है एरीज वालों को। सही है। एरीज वालों का जॉब और बिजनेस इस वीक में देखते हैं। एरीज वालों का इस वीक में जॉब और बिजनेस एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे डबल माइंडेड नजर आते हैं। ये जो कार्ड है ये डबल माइंडेड है किसी मामले को लेकर, लेकिन आपके पास पैसे आएंगे, हालात की बेहतरी होगी और कोई अच्छी खबर भी हो सकती है। बॉटम में आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, कारोबार के हवाले से अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। और यहाँ पे हम देखते हैं जी एरीज वालों की मैरिज और रिलेशन। टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि जी एरीज वालों का इस वीक का मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है। तो मैरिज और रिलेशन भी आप लोगों का अच्छा है, लेकिन एक बार याद रखिएगा यहाँ पे बातें अपने तक रखिएगा। अगर आपने बातें एक्सप्लोज की तो फिर आपको मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी का सामना ये तो दाऊद साहब हर रिश्ते की कामयाबी की यही है। नहीं, कहीं कभी बतानी पड़ती हैं। अच्छा मशवरा मिल जाता है, किसी को भी बताई जा सकती है, जिसके ऊपर बहू वाली वो स्टोरी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बताई जा सकती है, चुगली वाली नहीं। हाँ जी, ऐसे ही। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज सौर, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल तक 21 मई तक होती है। और कैंसर टॉरस में एक बात है, सियारा जोहरा के साथ मोहब्बत के साथ जो है इनका बड़ा ताल्लुक होता है। तो टॉरस की जो है वो एनर्जी अंसर खाकी है, इनका मट्टी के साथ अलग है। सौर की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो जनाब आप लोगों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है।
ये एनर्जी है आप लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स की मदद, आपके किसी ना किसी दोस्त अहबाब की मदद, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज भी बड़े ज़बरदस्त रहेंगे और कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इस डिसीजन से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपने अग्रेसिव नहीं होना और गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तलबा तालबात के लिए भी अच्छी खबरें हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन है। और बिजनेस बिजनेस देखते हैं जनाब, आप लोगों का इस वीक का बिजनेस कार्ड आपका तो नहीं है? अच्छा, तभी उन्हों का है, तभी आगे तो यहाँ पे ये है जी, बिजनेस में अच्छी हेल्प है। ये है कि आप बिजनेस से मुतल्लिका जो है नजर बद का सामना हो सकता है, अगर पैसे वगैरह आए तो उनको हिफाजत के साथ रखें। बताएं ना किसी को पैसे हाँ जी, लव रीडिंग कैसी है जी? बुर्ज सौर वालों की इस वीक की लव रीडिंग बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे देखिए ये ब्लश कर रहा है, इसको इसकी ब्लशिंग शुरू हो गई बात सुन के। तो बुर्ज सौर वाले थोड़ी अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं जनाब। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज जोजा, 22 मई था 21 मई जमनाई। तो जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, जमनाई वाले अच्छी बड़ी खबरें हैं। और यहाँ पे मैं आपकी कार्ड्स की एनर्जी बताता हूँ। खबरें हैं, राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है, और जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे उतने ही आपके मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी नींद को पूरा करें और किसी बात को दिल पे ना लें। अल्लाह की मदद और नुसरत साथ है और कोई नई बिगिनिंग हो सकती है। दोपहर का वक्त इस पूरे वीक में आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और जनाब आप लोगों की जो है बिजनेस कार्ड एनर्जी देखते हैं, वो 14 की इस वीक की बिजनेस की कार्ड की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त। बिजनेस में आपके मामलात रहेंगे और मदद आएगी, हालात में बेहतरी होगी। और जनाब यहाँ पे हम लव रीडिंग देखते हैं, आप लोगों की 14 वालों की इस वीक की लव रीडिंग। तो लव रीडिंग में भी आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैंसर, बुर्ज सरतान, और आप लोगों का सियारा कमर है। देखते हैं जी बुर्ज सरतान वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, मामलात में मदद होगी। ये है कार्ड, ज़बरदस्त एनर्जी, कामों का आगाज बहुत ज़बरदस्त होगा। और क्वीन ऑफ कप्स, कोई नया काम, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। बातें वही अपने तक रखने से फ़ायदा है जी। और ये है कि अगर आप अपने मामला से मुतल्लिका नेगेटिविटी फील करें तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की मदद और नुसरत है। और बॉटम में दी सन कार्ड आपको कामयाबी, रोशनी और मदद। जनाब लियो वालों की अगर बात करें, सियारा शम्स, बुर्ज असद, आशी, लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले बहुत ज़बरदस्त रूहानी मदद हासिल करते हुए इस वीक में महसूस करेंगे। आपको कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद हो सकती है, सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। नेगेटिविटी को नहीं आने देना, और अगर आपका कोई प्लान बने आउट ऑफ सिटी का या कंट्री का तो ज़रूर उसको लीजिएगा, आपको फ़ायदे मिलेंगे। विर्गो बुर्ज सुमला 24 अगस्त 23 सितंबर। तो देखते हैं जी विर्गो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आप याद रखिए, आप दोनों की मैंने एनर्जी एंड में बतानी है, ठीक है? अच्छा, जो विर्गो वाले किसी बात को लेकर परेशान नजर आते हैं, आप के मामलात में रुकावट हो सकती है, आपको एहतियात करनी चाहिए। नेगेटिविटी हो सकती है, डबल माइंडेड नजर आते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पिछले वीक की निस्बत ये वीक अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लिब्रा की बात करते हैं, साइन आपका एयर है, हवा है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो लिब्रा वाले इस वीक में किसी बात को लेके परेशान हो सकते हैं, डिसहार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, ये रिलेशन से मुतल्लिका कोई बातचीत हो सकती है। यहाँ पे ये जो कार्ड है दिल टूटने वाला, लेकिन एक बार याद रखिएगा, काम आपके बहुत ज़बरदस्त होंगे, मदद होगी, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। बॉटम में दी सन कार्ड एनर्जी और कामयाबी को और नई शुरुआत को जाहिर करता है। हाँ जी, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, मरीख आप लोगों का जो है सितारा है और आबी, और मंगल का दिन आप लोगों का लकी। स्कॉर्पियो कौन सा है आपका? नहीं, अभी नहीं मैं बताऊंगी। स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़बरदस्त है जनाब, ये वीक ज़बरदस्त एनर्जी है और
काम मिल रहे हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। वाइट कलर आप लोगों का लकी रहेगा इस वीक में। अपने तमाम मामला से मुतल्लिका आपने लॉजिकली फैसले करने हैं। पार्टनरशिप भी हो सकती है और रूहानियत भी बढ़ती हुई नजर आती है आप लोगों की। जनाब सजिटेरियस की बात करते हैं और मुश्तरी 3 नंबर आप लोगों का लकी है। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सजिटेरियस वाले इस वीक में डबल माइंडेड नजर आते हैं। बड़ा कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी और कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन आपके लिए इस वीक का मशवरा यह है कि आप डबल माइंडेड ना हो और जो कामयाबी मिले उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉन की बात करें जनाब, तो कैप्रिकॉन वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैप्रिकॉन बुर्जदी खाकी सैटरडे आप लोगों का लकी दिन और एहतियात, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कोई एग्रीमेंट साइन करना तो एहतियात कीजिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके हाथ से जा भी सकती हैं। कोशिश करें तब्दीली से पहले, मामला से मुतल्लिका अभी कुछ तब्दीली से पहले एहतियात करने, मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। खासकर किसी को पैसे वगैरह उधार नहीं देने, कोई मांगे भी तो ओवरऑल एंड पे अच्छी एनर्जी आपको मिल जाएगी। उधार नहीं देना किसी को। जी जी। एक्वेरियस बुर्ज दिलो अंसर हवा दिन सैटरडे और अदद 8 लकी। एक्वेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक्वेरियस वाले अपनी फैमिली से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। फैमिली में वक्त गुजारेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं और ये फ़ैसले जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिले लाएं। ये ना हो कि इस वक्त के फ़ैसले आपके लिए परेशान करें आपको, क्योंकि 2-3 माइंड में सोचें होंगी, एक डिसीजन लेंगे लेकिन अग्रेसिव ना हो और लड़ाई झगड़े से बचें। पाइसेस बुर्ज हॉट वालों के इस वीक की टैरो कार्ड से देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसेस वाले अगर आप घरेलू खवातीन हैं तो बच्चों पे गुस्सा ना करें, परेशान ना हो, आपके बच्चे बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप घर के बड़े सरबराह हैं तो आप प्यार और मोहब्बत से मामलात को डील करें। बड़े काम होने के चांसेस हैं। अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिन मामला से मुतल्लिका आप क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी और बड़ी खबरें मिलेंगी, बड़े डिसीजन होंगे। जी, तो ये सारे कार्ड्स तो पास हैं और एक कार्ड हमारे पास है कि अब हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, तो कार्ड ये है कि अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं और हम हमें आज के प्रोग्राम से मुझे और माहम को इजाजत दीजिए। मैं तो कार्ड निकालने वाला था अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग वाला। बहरहाल जी, तो कल आपकी दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अपना प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।